प्रोड्यूसर अगर कोई सबूत पेश नहीं करता तो मैं अदालत में जाऊंगा, मैं बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। इन्होंने बगैर किसी सबूत व शवाहिद के, बगैर ये रिसर्च किए जिसका ये दावा कर रहे हैं, इस तरह की चीज पेश करने की कोशिश की है तो इनको जेल भेजा जाना चाहिए, सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बकवास बंद। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। आज मैं बात करूंगा द केरला स्टोरी पर। जी हां, जिस पर अब ये शिद्दत से मांग की जा रही है कि इस फिल्म को बैन किया जाए। जिस किस्म के दावे फिल्म मेकर ने किए थे कि जो भी हमने इसमें दिखाया है वो बिल्कुल सच है, एक एक लफ्ज न्यूज 18 इंडिया पर बाकायदा शो में यह दावा किया था कि इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। 7 साल की रिसर्च इसमें शामिल और सेंसर बोर्ड ने इसको पास कर दिया है। लेकिन अब जब कि खुद फिल्म मेकर ने यू टर्न ले लिया है और कहा नहीं, 32,000 का जो आंकड़ा दिया गया था कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया गया और उनको दहशतगर्दाना मामलों में इन्वॉल्व किया गया, वो सही नहीं है। सवाल यह है कि फिर क्या किसी भी फिल्म में या किसी भी स्टोरी में इतना बड़ा झूठ जो न सिर्फ पूरे देश को हिला दे बल्कि हुकूमत को भी झंझोड़ दे कि आखिर ये हुआ कैसे। बहरहाल इसके आगे अब क्या होगा? क्या 5 मई को अब ये फिल्म रिलीज होगी और उन सेंसर बोर्ड में बैठे लोगों का क्या होगा कि जिन्होंने इसको बगैर किसी तहकीक के पास कर दिया? क्या कानूनी दांवपेच है? इस पर हम बात करेंगे माहिर कानून रहमान साहब से। वो कुछ बड़ा ऐलान भी करेंगे। रहमान साहब, वाकई ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है और वाकई देखा जाए तो बड़ा शर्मनाक भी है कि 32,000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया गया और 3 पर आ गए। 3 दिन की बहस में 3 पर आ गए। इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल लेता है और कैसे ये कहता है और कहां से इनको ताकत मिलती है कि नहीं यही सच है जो मैंने कह दिया, नहीं जो हम सोच लें वो सच है? क्या कहेंगे? देखिए, उस प्रोड्यूसर ने यह दावा भी किया था कि 7 साल हमने इस पर रिसर्च की है और रिसर्च के बाद ये तमाम आदाद व शुमार जमा किए हैं। तो सबसे पहले तो उसी की गर्दन पकड़ी जानी चाहिए, ये मालूम करने के लिए कि उसके पास क्या हवाले हैं, कौन सी सनद है, वो क्या सबूत व शवाहिद हैं जिनकी बिना पर उन हकायक को उसने पेश करने की जुर्रत की और वो ट्रेलर या टीजर जो भी है उसको रिलीज करने के बाद ये दावा करने की भी हिम्मत की कि इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो न सिर्फ ये कि दुरुस्त है, सच है, हक है, बल्कि वो नेशनल इंटीग्रेशन के मुताल्लिक है, उसमें कौमी सलामती यानी नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, जो कि एक बहुत बड़ा दावा था जी। और अगर वो झूठ है तो वो बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है। तो सबसे पहले तो उसको देखिए, आपने ये सुना होगा, मैं भी देख रहा हूं कई दिन से, 3 या आज चौथा दिन है कि चारों तरफ से तकाजा ये किया जा रहा है कि फिल्म को बैन कर दिया जाए जी। लेकिन मैं जाती तौर पर इसके बहुत खिलाफ हूं। कोई भी किताब या कोई भी फिल्म बैन नहीं होनी चाहिए और उसके लिए मैं आपको 2 मिसालें देना चाहता हूं जिनका ताल्लुक इस मौजूदा मामले से भी इस तरीके से निकलेगा और इस तरीके से इतने मंतकी जवाब मौजूद है कि आप खुद उसको समझ लेंगे। देखिए, सलमान रुश्दी ने किताब लिखी सैटेनिक वर्सेस। वो किताब राजीव गांधी की हुकूमत ने मुसलमानों के एहतजाज के दबाव में आकर उसको बैन कर दिया। काफी अरसे तक वो किताब बैन रही, खुफिया तौर पर बिकती रही, लोग ऊंची कीमत देकर उसको खरीदते रहे, किराए पर लेकर पढ़ते रहे। पहला अफसोसनाक पहलू तो उस जब्ती में, उस कदगन में वो जो बैन की गई वो ये था कि जितने मुसलमान हमारे अकाबरीन और अवाम अकाबरीन के कहने पर उस किताब के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, उस किताब के खिलाफ शोर गौगा कर रहे थे, झगड़े हुए, क्या क्या हुए, लोग गिरफ्तार भी हुए, बहुत नुकसानात हुए, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, 1-2 जगह अमवात हुई।
उनमें से किसी एक मुसलमान ने भी वो किताब पढ़ी नहीं थी, और किसी ने ये नहीं बताया कि इस किताब में जो फलां चीज़ है वो काबिल एतराज़ है और वो नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसी किसी भी किताब को बैन करने के खिलाफ इसलिए भी हूँ कि एक अरसे तक बाइबल को बैन किया गया, अमेरिका जैसे मुल्क में भी बाइबल को बैन किया गया। अगर आप यहाँ इस किस्म किस्म की किताबों को बैन करना शुरू कर दें, और इसका नुकसान और फ़ायदा दोनों देखिए कि सलमान रुश्दी की जो भी हैसियत थी बहैसियत मुसन्निफ के, वो कहीं से कहीं रातों रात पहुंच गई, क्योंकि ईरान ने तो उसके कत्ल का फरमान भी जारी कर दिया था। दूसरी मिसाल आप लीजिए तस्लीमा नसरीन की, जो एक बिल्कुल लचर सी किताब, जिसने लज्जा जो है वो आपने भी पढ़ी होगी। मैं जब किताब को पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि उसमें उसने, बाज लोग मंसूबा बनाकर इस तरह की हरकत करते हैं कि वो कंट्रोवर्सी में आ जाएं, बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दें। किसी के मजहब को आप गाली दे दीजिए, आप तनाज़े में आ जाएंगे। आप किसी की मजहबी किताब को बेहुरमती कर दीजिए, फाड़ दीजिए, जला दीजिए, आप तनाज़े में आ जाएंगे, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। कोई भी आदमी जो है वो अपने मजहबी जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। लोग इसका फायदा उठाते हैं। वो तस्लीमा नसरीन, जिसको मकामी तौर पर भी बहुत कम लोग जानते होंगे बांग्लादेश में, वो रातों रात एक बैनुल अक़वामी शख्सियत बन गई। 3 ममालिक ने उसको शहरियत दे रखी है, स्वीडन ने भी, इंडिया ने भी। और वो किताब कुछ भी नहीं थी। तो अच्छा, बैन करना जो है किताब का या किसी भी तख्लीकी फनपारे का, वो तख्लीकियत को बैन करने के बराबर है। बैन करने का एक नुकसान ये भी होता है कि उस शख्स की असलियत, जैसे ये फिल्म है, आप फिल्म की बात कर रहे हैं, तो अगर इस फिल्म को बैन कर दिया जाए तो जो इसमें है, वो क्या कहना चाहा है उसने, उसके क्या मकासद थे, किन मफादात के तहत उसने इस तरह की गलत बयानी की, ये सब कुछ खामोश रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इस किस्म का अच्छा, कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, सुनिए, जमयतुल उलमा की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ये भी, 2 जजों की बेंच पर केस गया था, एक जज ने ये तक कहा है कि आप ये क्या फिल्मों को बैन कराने के लिए हमारे पास आ जाते हैं, इससे तो प्रोड्यूसर को फायदा होता है। और ये हकीकत है कि वो चीज जो कल तक जिसकी 2 पैसे की वैल्यू नहीं थी, आप दी कश्मीर फाइल्स को देख लीजिए, उस पर कितना बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन रहमान साहब, ये ठीक है आप कह रहे हैं, हम भी ये मानते हैं, लेकिन क्या झूठ को जो है वो चलने दिया जाए? 32,000 का दावा था, जब ये 3-4 दिन शोर मचा, तमाम ये हुआ, तो उसके बाद वो झूठ तो सामने आ गया। देखिए, ऐसा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल हुई है, और वहां हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दे दिया है, सेंट्रल ये सेंसर बोर्ड को भी नोटिस दिया है कि आपने इस फिल्म कैसे पास कर दी। तो अगर बैन करने में और फिल्म की स्क्रीनिंग या नुमाइश रुकवाने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अगर कल को कोर्ट ये ऑर्डर कर दे कि इस फिल्म की नुमाइश नहीं की जाएगी जब तक कि इसमें पेश करदा तमाम हकायक की तस्दीक नहीं हो जाती, तो वो एक बिल्कुल दूसरा मामला है। उस मामले में फिर उस फिल्म के प्रोड्यूसर को मुफ्त की तशहीर नहीं मिलेगी, मुफ्त की पब्लिसिटी और गलत पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। सही तरीका ये है, आप अदालत से कहिए, बल्कि इसमें जिस तरीके के हकायक पेश किए गए हैं, जो हमारे सामने आ भी रहे हैं, देखिए 320 को 32 को गलती से 320 लिखा जा सकता है, 320 को गलती से 32 लिखा जा सकता है, एक सिफर रह गया, लेकिन 3 की तादाद को 32,000 कैसे लिख सकता है कोई, मुझे बताइए। वही चीज है, गलती का कैसे इम्कान हो सकता है कि 3 का मामला था, आपने 32,000 कर दिया। 32,000 मुसलमान हिंदू लड़कियों। और इसीलिए शशि थरूर ने कहा कि अगर ये साबित कर देंगे तो 1 करोड़ का हम इनाम देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो मुस्लिम लीग है उसने भी यही ऐलान किया है, 11 लाख का ऐलान। जो हमारा गोदी मीडिया है वो बड़ा मजाक उड़ा रहा था कि ये देखिए साहब, ये 1 करोड़ कर दिया और ये कर दिया, अब क्या वो करेगा। देखिए, ऐसा है कि जो फिल्म का मूड लग रहा है देखने से, उस टीजर को ही देखने से और ये हकायक सामने आने से, इसमें कोई शुबा नहीं कि इस तरह की चीज अगर आम नुमाइश के लिए पेश की जाती है तो वो माशरे में बहुत तफरका पैदा करेगी, उस पर झगड़े भी होंगे, किसी के मजहबी जज्बात अगर, अच्छा दूसरी चीज ये कि अगर आप किसी पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, बहुत बड़ा इल्जाम, वो बहुत बड़ा इल्जाम है, ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है। जी। आप ये कह रहे हैं कि 32,000 या 3 को, अगर 3 का हिस्सा भी ले लीजिए, तो आप ये कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि 3 हिंदू लड़कियों को मुसलमान किया गया और वो 3 हिंदू लड़कियां दहशतगर्दाना मकासद के इस्तेमाल के लिए अफगानिस्तान या इराक या यानी वो ISIS में शामिल हो गई।
ये आप कह रहे हैं। हाँ। तो जब इतना बड़ा इल्जाम किसी पर लगाया जाए जो न सिर्फ उसके किरदार कुशी करता हो, बल्कि उसको किसी संगीन जुर्म में माखूज करता हो, तो उस आदमी को उस इल्जाम के सबूत के तौर पर कोई शवाहिद तो पेश करने पड़ेंगे, कहीं तो एविडेंस देना पड़ेगा, वरना उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। नहीं, वही सवाल है कि जब इतना बड़ा उन्होंने खुद यू टर्न ले लिया, 32 से 3 पे आ गए, क्या इसके बाद भी ये फिल्म जो है वो रिलीज होनी चाहिए? नहीं, अब ये मामला देखिए, अब मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा कि ये मामला जेर समाअत पहुंच गया, ये सब जुडिस हो गया है, अभी ये कोर्ट में है, हाई कोर्ट में उसके सामने है। अगर लेकिन इस मामले की संगीनी को देखते हुए जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जो बात कही जा रही है, जो जिसको दहशतगर्दी से मंसूब किया जा रहा है, दहशतगर्दी के ताल्लुक से नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, वो अगर झूठ है और उसका ये प्रोड्यूसर अगर कोई सबूत पेश नहीं करता, तो मैं अदालत में जाऊंगा, मैं बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, इससे पहले कि मैं बैन करने की बात नहीं करूंगा, इस फिल्म की नुमाइश रोकी जाए ताकि और इसकी इंक्वायरी की जाए, जब तक तस्दीक ना हो। और ये अगर साजिश थी तो इसके पीछे कौन है, इतनी बड़ी साजिश के पीछे? केरला में तो बाकायदा जो है, वहां जो कम्युनिस्ट पार्टी और जो पार्टियां हैं वो सब ये कह रहे हैं कि आरएसएस का एजेंडा था, और वो जो है अपने एजेंडे के तहत मुसलमानों को बदनाम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो वो अपना ताकतवर हो गए, लेकिन अब साउथ में भी इस किस्म की चीजों को साउथ में क्योंकि बीजेपी के भी कदम जम नहीं पा रहे हैं, जी कर्नाटक में वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, वहां खुल्ला ये कह दिया गया है, कर्नाटक में जो ये ओपिनियन पोल्स वगैरह जो आए हैं, उनके जो नताइज आए हैं, उसमें ये तक कह दिया गया है उन नताइज में कि बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त नसीब होगी यहाँ पर बीजेपी को। जब ऐसे हालात हैं और शुरू से साउथ में कदम वो अपने जमा नहीं पा रहे हैं, तो अच्छा, और दूसरे ये कि आरएसएस का शुरू से मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा जो रहा है, उसमें नो होल्ड बार्ड की पॉलिसी है कि कुछ मत देखो, जो भी हो सकता है करो। तो अगर वही साजिश और वही जहन इसके पीछे है, तो जाहिर है कि फिर उसका अफशा होना चाहिए, उनकी चेहरे से नकाब हटाकर और देखा जाना चाहिए कौन है इसके पीछे, और ये काम कोर्ट से बेहतर कोई नहीं कर सकता। एक चीज और रहमान साहब, कल मैं जब न्यूज 18 पर था और वहां पे प्रोग्राम में वो सब, वहां पे जो विपुल शाह जो डायरेक्टर हैं, जो हीरोइन थी अदा शर्मा, वो भी मौजूद थी, और उन्होंने ये दावा किया कि सेंसर बोर्ड में इसको पास किया, वहां उलमाए कराम को भी बुलाया गया था, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। सेंसर बोर्ड क्या अब मुजरिम नहीं है? भाई देखिए, आप किस किस को मुजरिम ठहराएंगे जब ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि जितने भी अहम इदारे हैं, अदलिया भी उसमें शामिल है किसी हद तक, कि जहां आरएसएस की जहनीत वाले लोग फैसला कुन पोजीशन में बिठा दिए गए हैं, और वहां जो कुछ हो रहा है वो आरएसएस के कहने पर या उनकी मंशा के मुताबिक या हुकूमत के दबाव में या किसी भी सियासी दबाव में हो रहा है, तो इसमें हैरत की क्या बात है? जाहिर है कि अच्छा, लेकिन इसी वजह से हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को नोटिस भेजा है। नहीं, अच्छा, बड़ी अच्छी बात आप मैं सवाल ही करना चाह रहा था, अगर हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है, 5 तारीख को फिल्म को रिलीज होना है, आज 3 तारीख हो गई है, क्या जवाब देने से पहले ये फिल्म रिलीज हो सकती? मैं समझता हूं नहीं हो सकती, क्योंकि जिन लोगों ने वो पिटीशन दायर की है, अगर आज वो जवाब आया तो, नहीं आया तो आज या कल वो हाई जवाब पहले देंगे फिर रिलीज? नहीं, सुनिए, इसकी पोजीशन ये होती है कानूनी कि उनका जवाब लेने के बाद उससे अदालत अपना सेटिस्फेक्शन या इत्मीनान भी जाहिर करती है उसको पढ़ने के बाद। मुझे यकीन है अगर आज जवाब आया है तो आज, और कल आएगा तो कल, जो पिटिशनर लोग हैं जिन्होंने वो अरताश दाखिल की है, वो जाकर कोर्ट से यही तकाजा करेंगे कि जब तक कोर्ट मुतमईन ना हो जाए इनके दिए हुए सबूत और शवाहिद से, उस वक्त तक रिलीज न की जाए, फिल्म की नुमाइश रोक दी जाए, और वो रोक देंगे। क्योंकि अगर वो नहीं रोकेंगे तो अब तक की कार्रवाई जो है कोर्ट में जो की हुई है वो लायानी बेमानी हो जाएगी, रिडंडेंट कहते हैं उसको हम कानून में, कि वो तो फिर बेकार हुआ, फिर किस बात की पिटीशन रह गई अगर फिल्म ही रिलीज हो गई तो। और उन्होंने एतराजात ये भी इसी बिना पर हैं कि इसमें जो कुछ ये दावा कर रहे हैं और जो कुछ ये इल्जाम लगा रहे हैं उनका कोई सबूत मौजूद नहीं है, इनसे सबूत मांगा जाए। और सेंसर बोर्ड को जो नोटिस दिया है हाई कोर्ट ने, उसमें यही लिखा है और ये समझा जाना चाहिए कि भाई आपने इस फिल्म को पास कर दिया तो किस बेसिस पर, किस बिना पर पास किया? क्या आपने वो सबूत और शवाहिद देख लिए?
यानी क्या आपके इस सर्टिफिकेट देने के मुताबिक जो कुछ उन्होंने फिल्म में कहा है वो दुरुस्त है, वो हकायक पर मबनी है? यही जवाब तो उनको देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और रहमान साहब, क्योंकि मैंने कुछ जो केरला के लोग हैं, खासतौर से मुस्लिम, उनसे मेरी बात हुई, वो काफी हर्ट हैं इस बात को लेकर के, बहुत तकलीफ है। क्या ये हत्या की इज्जत का मामला नहीं बन रहा है? अगर लोग चले जाए कि हमारी जो है केरला की तौहीन की गई, हमारी तौहीन की गई, इस तरीके के इल्जाम लगा करके, क्या ये मुकदमा नहीं हो सकता? ये बिल्कुल वही मुकदमा बनेगा जो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा बना जी, कि जब मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, तो ये तो आप पूरी कम्युनिटी पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल वो डिफेमेशन का भी, लेकिन ये दरअसल क्रिमिनल ऑफेंस ज्यादा संगीन बनता है, यानी फौजदारी का मुकदमा जो है, मुजरिमाना कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। डिफेमेशन तो पूरी कम्युनिटी का है ही, वो तो किसी भी हालत में हो सकता है, कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो मुजरिमाना कार्रवाई उनके खिलाफ फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, वो इस बिना पर होनी चाहिए कि आप इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती के कई इशू इन्वॉल्व हैं, और वो उनके बारे में आपके पास कोई सबूत नहीं है। कहाँ है वो रिसर्च, 7 साल की रिसर्च भाई, और किस बात पर की गई थी वो रिसर्च? और ये भी दावा किया था न्यूज 18 पे कि 100 लोगों के तो बाकायदा बयान है, जी हाँ, जी हाँ, और 500 लोगों के मेरे पास नाम मौजूद है उन लड़कियों के। क्या वो सब पेश किए जाएंगे या फिर? कल कहा है उन्होंने न्यूज़ 18 पर, ये कल कहा है, तो वो जो भी दावा कर रहे हैं वो उनको सामने लानी पड़ेगी चीज, वो बयानात सामने लाने पड़ेंगे, वो कोर्ट में देना पड़ेगा। 500 लड़कियों का वो लिस्ट देनी पड़ेगी, फहरिस्त देनी पड़ेगी, किन 500 लड़कियों से आपने बात की बताइए। और कोर्ट को तो आप वो सील्ड कवर में भी दे सकते हैं, तो ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हम उनकी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहते, ये भी नहीं चलेगा। ये बहुत बुरी तरह फंसेंगे, और ये वहां नहीं फंसेंगे तो मैं इनको सुप्रीम कोर्ट में फंसाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ये तो अब हद से भी आगे, ये तो मुल्क के खिलाफ एक तरीके से पूरे मुल्क के खिलाफ है, मुल्क की सलामती के खिलाफ है, और मुल्क में तफरका और फसाद फैलाने के मुतरादिफ है ये, क्योंकि जाहिर है कि कल को आप। लेकिन ये सब रहमान साहब कहाँ से इनको लगता है? क्या मुझे ऐसा लग रहा है, कल भी सवाल हुआ था कि क्या ये कश्मीर फाइल्स जो बनी थी और जिस तरीके से उसको भी रातों रात शोहरत मिली थी, मेरा यही ख्याल है, मेरा अपना ख्याल यही है। कल रात मैंने एक एक चीज देखी, सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, टीजर दोबारा देखा, उसके बाद जितनी भी उसके बारे में जिन लोगों ने जो ओपिनियन दिए हैं ट्विटर पे दिए हैं, वो एक एक लफ्ज मैंने पढ़ा है, और मेरा ये यकीन है कि इन्होंने दी कश्मीर फाइल से तहरीक पाकर, कि जिस तरह उस फिल्म ने 250-300 करोड़ का बिजनेस कर लिया चंद हफ्तों में, बल्कि मेरा ख्याल है 2 हफ्ते में, उसी तरह ये उसी लेवल की कंट्रोवर्सी पैदा करके उस फिल्म को उसी तरह अपनी आमदनी का जरिया बनाना चाहते थे। वरना इतना बड़ा झूठ बगैर किसी फायदे के बोलना, कुछ अकल किसी की अकल में नहीं आएगा कि इतना बड़ा झूठ बगैर किसी मफाद को पेश नजर रखे हुए कोई कैसे बोल सकता है। यकीनन इनका जो मकसद है वो वही है या था, और जाहिर है कि इनको फिर पूरी कुव्वत से रोका जाना चाहिए, खा कुछ भी हो। और जैसे ही ये चीज सामने आती है कि इन्होंने बगैर किसी सबूत और शवाहिद के, बगैर ये रिसर्च किए जिसका ये दावा कर रहे हैं, इस तरह की चीज पेश करने की कोशिश की है, तो इनको जेल भेजा जाना चाहिए, सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रहमान साहब, जिन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, और मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और इनके खिलाफ हत्या इज्जत का भी मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने चंद रुपए के लिए, चंद फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान न सिर्फ ये कि एक कम्युनिटी का किया है, बल्कि पूरे मुल्क का कर दिया है। बहरहाल अब देखना यह है कि इस मामले में होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। बकवास बंद।